नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रहे संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया पर नजर आने लगा है। लेकिन हम यहां सवाल पूछेंगे कि इसका भारत की इकोनॉमी पर और आपके और हमारी जेब पर असर क्या होने वाला है। सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, जब भी दुनिया के किसी कोने में युद्ध होता है, सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उनकी मांग बढ़ती है। स्टॉक मार्केट पर असर उसका देखने को मिला है। आज जब मार्केट खुला तो काफी नीचे था। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में गिरावट देखी गई है और साथ ही जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि ईरान दुनिया का बहुत बड़ा तेल सप्लायर भी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो वहीं पर है। उसे बंद करने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी पर असर क्या होगा, आपकी और हमारी जेब पर इसका असर क्या होगा, एक आम निवेशक को अब क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विशाल, आपको और एफएम न्यूज के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद जी, जो हम हर बार चर्चा करते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अब तो एक और इतना बड़ा संघर्ष, एक युद्ध अब हमारे सामने है और पिछले 3 दिनों में कितनी बर्बादी हो चुकी है, कितने देश अब इसमें शामिल हो चुके हैं, ये हमने देख लिया है। तो जाहिर सी बात है, सोने चांदी के दाम में उछाल आना था, सो वो उछाल अब दिख भी रहा है। और अब जो यहां से आगे कौन से बड़े फैक्टर होंगे जो सोने चांदी के दामों को आगे ड्राइव करेंगे, यहां से आगे अब आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, आप सोने चांदी का अगर खाली पूछ रहे हैं तो सोने चांदी को जो कुछ हो रहा है, सबसे बड़े फैक्टर्स तो आपको सामने दिख ही रहे हैं। जियोपॉलिटिकल की हम हमेशा बात करते थे और उसका असर सीधा सीधा कीमतों पर दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है बहुत ही अनिश्चित परिस्थिति बनी हुई है। ये युद्ध कितना लंबा चलेगा इस पर निर्भर करता है। क्या ये युद्ध फैल जाएगा, इसमें क्या चाइना, रशिया, यूरोप भी शामिल हो जाएंगे, तो ये तो फिर वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेगा, इस पर निर्भर करेगा। क्या ईरान कब तक घुटने टेक देगा, इस पर निर्भर करेगा। क्या ईरान हार जाएगा, इस पर निर्भर करेगा। क्या कोई समझौता हो जाएगा, कोई मीडिएशन हो जाएगी, इस पर निर्भर करेगा। तो ये सब चीजें बहुत ही इस समय अनिश्चित है विशाल। तो इस अनिश्चितता के बीच मैं समझता हूं सोना चांदी, जब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक आपको सोना चांदी यहां स्ट्रांग बने हुए दिखाई देंगे। जिस दिन ऐसी कोई खबर आई कि कुछ रिकंसिलिएशन है, कि लड़ाई सदा नहीं चलती है, हमेशा ऐसा नहीं है कि लड़ाई चलती चली जाएगी, लंबी चल सकती है पर ऐसा नहीं है कि कभी कभी ना समाप्त होने वाली हो, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लग रहा है उसकी जैसे जैसे क्लैरिटी सामने आएगी, जैसे जैसे परिस्थितियां यहां से स्पष्ट होंगी, जैसे जैसे ये एहसास होगा कि अब ये युद्ध अंत होने पर है या इसमें कोई समझौता होने पर है, तो वहां पर आपको सोना चांदी थोड़े नरम होते देखेंगे। परंतु सोना चांदी को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा स्तंभ तैयार खड़ा हुआ है, वो है जियो इकोनॉमिक। क्योंकि ट्रम्प साहब की जो सारी जो टैरिफ वाली गेम थी, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद पासा पलट गया था एकदम, वो गेम अभी बीच में अधूरी पड़ी हुई है। उस गेम पे अभी पूरा फैसला $175 बिलियन जो उन्होंने कलेक्ट किए थे, क्या वो वापस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने सेक्शन 122 के अंतर्गत जो टैरिफ लगाए थे, वो तो युद्ध के चक्कर में वो सब भूल ही गया है, वो तो पिछले कुछ दिनों से याद नहीं है। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये युद्ध से ध्यान हटेगा और वहां पर वापस जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ, और अब ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि युद्ध में पैसा खर्च होता है, कोई युद्ध मुफ्त में नहीं लड़ा जाता है। बिल्कुल। युद्ध में एक तरफ जहां जहां आपकी मिलिट्री माइट लगती है, वहां पर उसमें पीछे फाइनेंस भी लगता है, पीछे पैसा लगता है। तो अब उनको पैसे की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी और $39 ट्रिलियन अब अमेरिका का उधार पहुंच चुका है। उनको और ज्यादा सैंक्शंस अपनी पार्लियामेंट से, और ज्यादा पैसे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे ये होगा, मुझे लग रहा है उनका ध्यान टैरिफ पर और ज्यादा जाएगा और वो थोड़े से बौखलाए हुए भी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब को इतनी उम्मीद नहीं थी। जिस प्रकार से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, उनको लग रहा था 2-4 दिन लगेंगे और हम ईरान को पूरी तरह से दबा देंगे। पर जिस प्रकार से ईरान ने 12-14 देशों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, अब तो यूरोप से भी खबर आ रही है, उन्होंने साइप्रस में यूके के बेसिस को हिट करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये युद्ध फैलता हुआ अगर नजर आएगा, तो ट्रम्प साहब को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने दिन तक ईरान टिक जाएगा। ये बात सच है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अगर ईरान को टारगेट कर रहे हैं, तो ईरान बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। परंतु इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा, ये ट्रम्प साहब को उम्मीद नहीं थी। तो ये इन सब सवालों का जवाब जैसे जैसे विशाल आने वाले दिनों में निकल के आएगा,
आपको सोने चांदी की कीमतें वहीं सेटल होते, उसी हिसाब से उसी के अनुकूल सेटल होते दिखाई देंगी। मैं अगर आज की बात करूं तो 7,000 रुपए सोना चढ़ा है और कीमत 1,66,000 प्रति 10 ग्राम है, और चांदी 20,000 रुपए का उछाल है, 2,87,000 रुपए पर यह कीमत है। जब तक ये संघर्ष चल रहा है, आपको लगता है कि जितना बढ़ना था बढ़ गया है, यहां से आगे भी आपको लगता है कि अभी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी टेंशन पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है? देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा इस समय जो इसको विश्व युद्ध में कन्वर्ट कर सकता है विशाल, हाँ। वो है तीन, मैं नाम लूंगा, चीन, रशिया और यूरोप। यूरोपियन यूनियन, चीन या रशिया अगर किसी तरीके से इसमें जुड़ जाते हैं तो ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री देखें, जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई, तो बहुत छोटी सी एक चिंगारी बहुत बड़ी जंगल की आग बन गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में 6 साल वो युद्ध चला था, और ट्रंप साहब ने यह भी बयान दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को कि ये युद्ध ऐसा लग रहा है, हालांकि ट्रंप साहब के बयान को अब मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, कि ये 4-5 हफ्ते चल सकता है। कभी लगता है 4-5 दिन चलेगा, कभी लगता है तो 4-5 महीने चल सकता है। तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि ईरान में ये नहीं पता लग पा रहा है। उनके खमेनाई साहब के बेटे की भी अब हत्या की खबर आ गई है। तो वह जो नेक्स्ट लाइन ऑफ सुप्रीम लीडर कौन होगा अब आगे, जो ये अगले बड़ा सुप्रीम लीडर सवाल है। नहीं, ये कौन होगा, एक तो ये सवाल है ही है विशाल। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या वहां पर जो अब रजीम है वो खमेनाई साहब की मौत का बदला कितनी इंटेंसिटी से लेंगे, किस प्रकार से बदला लेंगे, ये इस पर भी निर्भर करेगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए 1-2 दिन का, कि अभी ईरान के पास कितने हथियार बाकी हैं, कितनी और मिसाइल्स, कितने और ड्रोन्स ईरान के पास है, जो वो आसपास के देशों पर और अब यूरोप तक भी पहुंचा रहा है, क्योंकि उनका खून खौल रहा है वहां के रजीम का। ट्रंप साहब ने सोचा था खमेनाई साहब को मारेंगे, रजीम चेंज करेंगे, और जो वेनेजुएला में हमने किया वही हो जाएगा। पर मेरे ख्याल ईरान वेनेजुएला नहीं है। ये बात को वो उनको जानकारी, मैं उम्मीद करता हूं कि होगी, कि वहां पे सड़कों पे लोग उतर चुके हैं, और खमेनाई साहब कई दशकों से वहां के सुप्रीम लीडर रहे हैं, उनके बहुत बड़े लॉयलिस्ट हैं। उनका इस समय खून खौला हुआ है वहां की सड़कों पर। बदला लो, बदला लो, बदला लो की पारसी में आवाज आ रही है। पारसी में वो लोग बोल रहे हैं बदला लो, बदला। तो मुझे लग रहा है जो बदले का युद्ध होता है ना, इंतकाम जो होता है, ये ज्यादा खून खराबा करता है। तो अब मुझे लगता है वी शुड, दिनों की क्या बात करूं मैं विशाल, मैं तो यहाँ घंटों की बात करूंगा, कि हर घंटे आपको नजर रखनी चाहिए, हर घंटे क्या हो रहा है, हर दूसरे घंटे क्या हो रहा है। तो इसलिए किसी भी, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो सोने चांदी की मार्केट हो, चाहे वो क्रूड ऑयल का सवाल हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे रुपया प्रेशर में आएगा, ट्रेड डेफिसिट आपको यहां से बढ़ता हुआ दिख सकता है, हमारा जो इंपोर्ट का बिल है बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 87% हमारा जो टोटल ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो बाकी का जो 50% के उसमें से आसपास स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, दुनिया का 20% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो ऐसे में अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिन तक बंद रहता है, तो इसमें लाजमी बात है कि अर्थव्यवस्था पे इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। अगर ज्यादा दिन तक चढ़ता है, क्रूड की प्राइस बढ़ती है, तो आपको महंगाई भी बढ़ती दिखेगी, क्योंकि बहुत सारी और चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल, जो कि आपकी किचन तक, ये लड़ाई आपकी किचन तक असर दिखा सकती है अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चलता रहा तो विशाल। मैं सोने और चांदी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले कई महीने से हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया में स्थिति सामान्य होगी, जैसे जैसे युद्ध खत्म होंगे या कहीं सीज फायर होगा, तो सोने चांदी को लेकर के जो निवेश को लेकर के एक होड़ मची हुई है खरीदने को लेकर, शायद वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जब जब हम ये देखते हैं कि दुनिया में युद्ध थोड़े से शांत हो रहे हैं, थोड़ा सा टैरिफ वॉर अब खत्म हो रही है, भारत अमेरिका के बीच डील हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब आपके टैरिफ सही नहीं थे, जब लग रहा था कि जब सब कुछ ठीक होने के रास्ते पर है, तभी अचानक से ये ईरान वाली स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं जो सोने और चांदी के दाम को कम होने दे रहा हो। कोई ना कोई ऐसी घटना लगातार घट रही है जिससे दाम लगातार चढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो विशाल, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सोने चांदी में इस समय मुनाफा कमा रहे हैं, उनसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मुनाफा कमा रहे हैं। आपने अगर $5,000 पे कुछ दिन पहले लिया था, आज वो $5400 के आसपास खड़ा हुआ है, तो ठीक है, मुनाफे से आप खुश होइए। पर जिन कारणों से ये मुनाफा हो रहा है वो कारण अच्छे नहीं है, ये तो आप मानेंगे इस बात को। किसी की जान माल का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, कहीं का टूरिज्म इंपैक्ट हो रहा है, कहीं की अर्थव्यवस्था इंपैक्ट हो रही है, कोई ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं। इन कारणों से अगर सोना चांदी बढ़ रहा है तो आप मुनाफा लेके, मैंने बहुत सारे लोगों को सेलिब्रेट करते देखा है जो सोना चांदी पे, वाह क्या मुनाफा हो गया।
ये आप मुनाफा कमाइए, वो तो आपको बाय डिफॉल्ट ही हो रहा है, पर कम से कम इसको सेलिब्रेट करके मुनाफा कमाने का समय नहीं है। तो बिल्कुल सोना चांदी का। और आपने टैरिफ की बात कही विशाल, तो टैरिफ का मामला कहां सेटल हुआ? मैंने तो ये कहा कि टैरिफ टैरिफ तो बीच मझधार में लटका हुआ है इस समय, क्योंकि सेक्शन 122 उन्होंने लगाया है, 150 दिन के अंदर उनको कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए। तो अभी तो टैरिफ बीच में लटका हुआ है मामला, और वो तो और बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। ये तो बीच में करते करते एप्स्टीन फाइल्स आई, एप्स्टीन फाइल्स के बाद जो है ये युद्ध छिड़ गया। तो मुझे लग रहा है अभी मामला संभला नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था, मैं दोहराना चाहूंगा, जब तक ट्रंप साहब 2028 तक बने हुए हैं, सोने चांदी का डिस्कशन आप रोक नहीं पाएंगे, ये मैं कह सकता हूं आपको यकीनी तौर पर। अच्छा, क्योंकि टैरिफ के बाद हमारी डिटेल चर्चा नहीं हो पाई थी, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि भारत पर तो वही टैरिफ लगेगा जो मैंने कहा है। हालांकि वो जो उन्होंने कहा वो किसी बात पर 24 घंटे भी टिकते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने कहा सब पर 10% टैरिफ, फिर उसके 24 घंटे के अंदर कह दिया सब पर 15% टैरिफ। तो अब टैरिफ की स्थिति है क्या? भारत के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है पेपर पर वो टैरिफ है, या वो जो 10% वाला था वो टैरिफ है, या 15% वाला है वो टैरिफ है? क्या है अब? कहां 15% भी है विशाल? पहले 10% कहा, फिर उनको किसी ने कहा भाई सेक्शन 122 में आपके पास 15% की पावर है, फिर उन्होंने 15 घोषणा कर दी। और जो नोटिफिकेशन निकला विशाल, वो 10 का निकला। शायद आपने पता नहीं, आप तो खबरों की दुनिया से आते हैं, पर हम लोग क्योंकि बहुत क्लोजली, वो नोटिफिकेशन इस समय 10% का है। तो आज जो परिस्थिति है, जो माल वहां जा रहा है, उस पर मात्र 10% लग रहा है। पर उन्होंने धमकी दे दी, क्योंकि भारतीय जो डेलीगेशन जो अमेरिका जाना था मार्च में फाइनल करने के लिए, उसने अपना ट्रिप रद्द कर दिया कि भाई अभी हम क्या करें, कुछ क्लैरिटी आए तो करें। ट्रंप साहब को मुझे लगता है बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा जितना पहले लगता था उनको देना पड़ेगा, जो कंट्री मेरे साथ गेम खेलेगी, ये भी धमकी दे दी कि जो टैरिफ का गेम मेरे साथ खेलेगी उस पर मैं पहले से भी ज्यादा लगा दूंगा। तो ट्रंप साहब की बात तो मैं समझता हूं हम अभी रहने दें। ट्रंप साहब पहले सोच लें उन्होंने करना क्या है। 10 करने सेक्शन 122 में लगाना है, सेक्शन 232 में लगाना है, सेक्शन 301 में लगाना है, सेक्शन 338 में लगाना है, जहां पर उनको इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है, कांग्रेस से कहीं पर अप्रूवल लेना पड़ता है। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। पहले ही टैरिफ का कंफ्यूजन था विशाल, और उसके बीच में सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा यहां पर लिटरली भी है, एक्चुअली सोने पे सुहागा के सोने पे सुहागा, ये ईरान वॉर आ गया। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला यहां अभी जियो इकोनॉमिक पेज फंसा हुआ है, और उस पेज फंसे हुए के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी खड़ी हो गई है। तो इसीलिए सोने के लिए तो ये डबल वैमी है, मैं कहूंगा डबल वैमी अंग्रेजी में एक होता है कि दोहरी एक तरह से उसको बूस्ट मिल गया है। तो सोना चांदी यहां से अभी लॉन्ग टर्म में रुकने वाला नहीं है, जैसा विशाल मैं हमेशा बोलता हूं, सोना चांदी लंबे वक्त में ऊपर ही जाएगा, कम से कम 2028 तक, जब तक ट्रंप साहब बने हुए हैं। सोने चांदी वाले पार्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके बाद पता नहीं किस देश का नंबर हो। अभी तो वेनेजुएला और ईरान का नंबर लगा है, पता नहीं क्यूबा का नंबर लग जाए, किसी और देश का नंबर। क्यूबा और कोलंबिया विशाल, क्यूबा और कोलंबिया का नाम ले चुके हैं वो। यानी किसी भी समय जो ईरान के साथ और वेनेजुएला के साथ हुआ वो क्यूबा और कोलंबिया के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक मजेदार बात आई पाकिस्तान से निकल के, पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के किसी अफसरान ने कहा, अरे भैया हमें तो भूल ही गए, हम तो आपके कहने पे अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ काबुल कंधार पे हमले कर रहे थे, ईरान के चक्कर में हमारी मेहनत सारी बेकार जा रही, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। ये पाकिस्तान से खबर निकल के आई। तो मुझे लग रहा है भारत के पश्चिम में इस समय वेस्ट एशिया तक परिस्थिति बहुत खराब है। पल पल की खबर है इस समय। शेयर मार्केट और गोल्ड सिल्वर की मार्केट केवल और केवल खबरों पर चल रही है। खबरों पर नजर रखिए, जो कि एफएम न्यूज बखूबी देता रहता है, और आप तभी आप उसको आगे जान पाएंगे कि क्या होने वाला है। सारे एक्सपर्ट, सारे एनालिस्ट, सब ज्योतिषी इस टाइम फेल है, क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं। और विदेशी निवेशक खूब पैसा निकाल भी रहे हैं, पहले भी निकाल रहे थे और इस जंग के बाद और निकाल रहे हैं। ऐसे में स्टॉक मार्केट को लेकर क्या कहेंगे? हालांकि हमारे देश के जो इन्वेस्टर है वो खूब पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए, शेयर मार्केट दो चीजों पर चलती है ऑल्टरनेटिवली, या तो फंडामेंटल्स पर चलती है, यानी कि बैलेंस शीट कैसी है, टॉप लाइंस कैसी है, बॉटम लाइंस कैसी है, बुक वैल्यू कैसी है, पीई कैसी, वगैरह वगैरह। या कभी कभी शेयर मार्केट खबरों पर चलती है, उसको हम न्यूज फ्लो कहते हैं। इस समय शेयर मार्केट प्योरली न्यूज फ्लो पे चल रहा है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अलग दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ न्यूज फ्लो पे है। तो नजर रखिए न्यूज फ्लो पर, और न्यूज फ्लो जिस प्रकार की आ रही है मार्केट अभी वैसा ही बिहेव करेगी। हाँ, लंबे वक्त के निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है। इस समय बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे कुछ शेयर आ गए हैं, कारण भले ही अच्छे ना हो पर वैल्यूएशन अच्छी हो गई है। आप एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा करके अगर लंबे वक्त के लिए रखते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए, ये मैं यहां पर कहना चाहूंगा।
डिफेंस से जुड़े हुए जो शेयर हैं उनमें हम देख रहे हैं कि तेजी है। एक तो भारत अपने लिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है और जैसे दुनिया में हालात बने हुए हैं लोगों को लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाया जाना चाहिए। परंतु कंपनी का चयन, आपकी बात को और आगे करता हूं विशाल, कंपनी का चयन बहुत ही रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। जिस प्रकार रिश्ता करते हैं ना, लड़का लड़की ढूंढते हैं, वैसे ही कंपनी का चयन होना चाहिए। कंपनी का बैकग्राउंड देखिए, कुछ खाता कमाता है कि नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा है, ये सब चीजें जैसे आप रिश्ता करने में, अरेंज मैरिज में देखते हैं, कंपनी का चयन उतना ही ध्यान से होना चाहिए। लोग खाली सेक्टर देख के कंपनी में कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो उसमें फंसे हुए हैं, फिर फंस जाते हैं। सेक्टर ऊपर दौड़ता है पर वो कंपनी का शेयर वहीं खड़ा रहता है। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी का चयन बहुत ही रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। जी हाँ, डिफेंस, मैं भी डिफेंस पे बहुत बुलिश हूं। जो हालात इस समय चल रहे हैं ये बिल्कुल डिफेंस शेयर्स के फेवर में जा रहे हैं। आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाले डिफेंस के और एफएमसीजी शेयर्स पर ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर थोड़ी सी और बात करनी होगी। एक तो ईरान से दुनिया को बहुत तेल भी जाता है, भारत भी अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल जो है वो इम्पोर्ट ही करता है। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली दिक्कत जो है वो सामने खड़ी हुई है। आपको क्या लग रहा है यहाँ से कच्चे तेल का दाम जो है वो कितना और आगे तक जा सकता है? पिछले 3 दिनों में ही कच्चे तेल के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है और भारत जैसे देश के लिए ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। जी हाँ, भारत का लगभग आधा इंपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मोज से होता है। 87% हम इंपोर्ट करते हैं, लगभग आधा वहां से होता है। दुनिया भर का ले तो करीब 20% के आसपास वहां से गुजरता है। अब इससे क्या होगा, ये रास्ता चोक हो जाने से भारत के पास 2 विकल्प बचते हैं। या तो भारत जो ऑल्टरनेट सोर्सेस है वहां से अपना, भारत के 2 सबसे बड़े सोर्स रशिया और सऊदी अरेबिया है इस समय टॉप जो 2 सप्लायर्स है। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, ईरान भी उसमें था। तो भारत या तो वेनेजुएला की जो नई दुकान खुली है वहां से और लेने लग जाए, जो ट्रम्प साहब ने वहां पर दुकान खोली है, या तो वो वहां से लेने लग जाए। एक ऑल्टरनेट ये है। परंतु वहां से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक बार, कि तेल वहां से महंगा पड़ता है क्योंकि वो वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कैटेगरी का तेल है, उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट ज्यादा आती है। या फिर जो लंबा रूट, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक शॉर्टकट है, आपको एक लंबा रूट लेना पड़ेगा जिससे तेल की ना केवल क्रूड पर बैरल आपको महंगा है बल्कि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ के आएगी। तो तेल पर प्रेशर रहेगा, भारत का ट्रेड डेफिसिट पर असर होगा, रुपए पर प्रेशर आएगा और रुपए पे प्रेशर आने से हमारा इंपोर्ट बिल और ज्यादा बढ़ेगा। तो सीपीआई आने वाले समय में बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट कट शायद ना करे, तो ये सब चीजें प्रभावित होंगी। भारत के पास अभी कुछ हद तक स्टॉक है, पर कितने दिन तक ये लड़ाई चलती है, कितने दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहता है, भारत का स्टॉक उतने दिन चलता है कि नहीं चलता, ये सब अटकलें हैं, अभी देखना पड़ेगा। पर भारत के लिए महंगा होने वाला है क्रूड ऑयल दोनों तरीकों से, यानी कि क्रूड ऑयल पर बैरल भी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी। बहुत सारी शिपिंग लाइंस ने मना कर दिया इस समय अपने जहाजों को बनाने से, क्योंकि हिजबुल्लाह और हूती वहां पर हमला कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो शिप्स खड़ी हैं उन पर भी हमला हो रहा है। करीब 150 टैंकर वहां फंसे हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज में इस टाइम, और ज्यादातर वो ऑयल के टैंकर्स हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है, उनको कब्जे में लिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो सिचुएशन अभी ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वॉलेटाइल है। मुझे लगता है हर दिन ऑयल के लिए भी एक नया दिन होगा जो कि ट्रेंड बताएगा आगे के क्या होने वाला है। एक आखिरी प्रश्न, हमने पहले भी कई बार चर्चा की कि अमेरिका के टैरिफ वॉर के बावजूद भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। हमने अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ाए, हमने अपनी जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित भी नहीं होने दिया। अब जिस तरीके के हालात हैं आज की तारीख में, आज के समय में, भारत सरकार के लिए क्या सबसे जरूरी कदम है अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि पल पल हालात बदल रहे हैं, आपको ये नहीं पता दुनिया के किस हिस्से में कब संघर्ष शुरू हो जाएगा। तेल पर, सोने चांदी पर, स्टॉक मार्केट पर आपकी क्या असर होगा, कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे समय में। मुझे लग रहा है एक ही वर्ड है, मैजिक वर्ड विशाल, आत्मनिर्भर। क्योंकि आप जब दूसरे देशों पर निर्भर होंगे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों के लिए, देखिए एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो गया है। बहुत सारा एक्सपोर्ट हम मिडिल ईस्ट में करते थे, वो सारा आप इस लड़ाई के दौरान आप क्या समझते हैं, दुबई वहां से आपसे सामान मंगाएगा या ओमान मंगाएगा, खतरे में। आप वहां भेजेंगे तो सामान कुछ जरूरी नहीं वहां पहुंचे, लोग ही नहीं जा पा रहे हैं तो सामान क्या जाएगा। तो मुझे लग रहा है आत्मनिर्भरता ही इसका हल है, पर आत्मनिर्भरता एकदम नहीं आ सकती। इस समय भारत के पास कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, मुझे लग रहा है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी बहुत जल्द मिलेंगे। भारत के पास इस समय एक ही विकल्प है कि कोशिश करे कि विदेशी अपनी डिपेंडेंस कम करे, अपने यहाँ जो भंडार पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है, यहाँ पर हम ऑल्टरनेट एनर्जी जितना यूज कर सकते हैं हम वो करें। बाकी जो चीज हम विदेशों पर निर्भर हैं उसके लिए विशाल अभी फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। और मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म बनाया जाए कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए कम से कम निर्भर रहे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अपने जो हमारे फॉरेस्ट के भंडार, अच्छी बात यह है कि अच्छे हैं, $700 बिलियन से ऊपर के फॉरेस्ट के भंडार है,
तो हम 11 महीने तक का इंपोर्ट झेल सकते हैं, बढ़ भी गया तो 10 महीने तक का झेल सकते हैं। तो भारत के लिए अभी कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। जीडीपी के आंकड़े अच्छे आए हैं, 1,84,000 करोड़। जीडीपी हमारी बेस रिवाइज होने के बाद भी 7.8% की आई है। तो बाकी सारे हमारे आर्थिक पैमाने अच्छे हैं, पर जो विदेशी हवा जो अच्छी नहीं आ रही है, ये चिंता की बात है। विदेशी हवा चिंता की बात है, लेकिन भारत ने अपने स्तर पर इसे कंट्रोल करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद कोहली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।